हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आज स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में स्कूल में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। आज है 24 जून। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक आ जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन ना बने, अगर कोई टेक्निकल इशू ना हो या कोई और बात ना हो, तो वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम और स्टडी पॉइंट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है। उसके अलावा ये ईमेल आईडी है, अगर आपका कोई समस्या हो, कोई सुझाव, तो यहाँ पे भी आप ईमेल कर सकते हैं। आइए आज का पहला इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। देखिए, ये वीडियो शुरू करने से पहले आज ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं, जो है एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। एक्चुअली अभी इसके बारे में डब्ल्यूएचओ ने चर्चा की है। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार की ऐसी स्थिति है जहां लोगों को देखभाल की जरूरत होती है, ना कि एक प्रकार का ढोंग है। जैसे हम लोग के यहाँ होता है क्या कि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टेंशन पकड़े रहती है। टेंशन पकड़े रहती है क्या मतलब? देखिए, 10 साल का कोई बच्चा, उसको भी अलग टेंशन है। कोई 12 साल का, उसको अलग टेंशन है। कोई 18 साल का, उसको अलग टेंशन है। कोई 50 साल का, उसको अलग टेंशन है। यानी हर किसी को टेंशन है, बस उनकी फील्ड अलग अलग है। किसी को प्यार की टेंशन है, किसी को बिजनेस की टेंशन है, किसी को कैरियर की टेंशन है, किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही उसकी टेंशन है, किसी को उम्र निकल जा रही है उसकी टेंशन है। तो इस तरीके से हर किसी को कोई ना कोई टेंशन है, और फिर इस तरीके से लगातार अगर टेंशन बनी रहती है तो एक प्रकार का डिसऑर्डर है, एक प्रकार की बीमारी है, जिसको सामान्यतः हमारे जैसे मिडिल क्लास घरों में, खास करके, ऐसा नहीं कि हर घर में ऐसा होता होगा, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि मिडिल क्लास लोगों के यहाँ इस चीज को बीमारी माना ही नहीं जाता है। कहते हैं कि ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी चीजें होती ही नहीं है। आप जाओ, खेल करके आओ, मूवी देख करके आओ, सही हो जाओगे अपने आप, और ये बीमारी नहीं है। तो डब्ल्यूएचओ ने इसी के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि एक प्रकार की बीमारी है, उसके लिए विशेष देखभाल की जरूरत है। सामान्यतः ये दिखती नहीं है, लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से और समस्या बढ़ जाती है। फिर आगे चल करके क्या होता है? डिप्रेशन, सुसाइड, ये सारी समस्याएं निकल के सामने आती हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि युवाओं में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। कहीं भी फेल हो तो उससे लड़ने की बजाय तुरंत जाकर के सुसाइड कर लो। एग्जाम नहीं निकला तो सुसाइड कर लो। कोई धोखा देके चला गया तो सुसाइड कर लो। वो लोग फाइट करना जानते नहीं, जैसे यार उनको फाइट करना जैसे सिखाया नहीं गया कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही लाइफ में तो उससे फाइट करें, आगे बढ़े लेकर के। देखिए, जैसे कभी कभी मेरे साथ ही होता है, आप लोग भी चीज फील करें कि वीडियो होती है, कभी कभी लेट हो जाती है, कोई वजह बन जाती है, जैसे घर का कोई प्रॉब्लम हो गया या मोहल्ले में कोई और वजह हो गई। जैसे अभी एक दिन लेट हुई थी तो वहां पे मोहल्ले में एक ही साथ 2 लोग की डेथ हो गई थी, लेकिन उस दिन में वीडियो आई। यही हो सकता है कि 10 बजे की बजाय कभी कभी 11 बज जाता है, 12 बज जाता है बस। अब मेरे पास उस दिन 2 ही ऑप्शन होते हैं, तो मैं वीडियो लेकर के आऊँ, या तो इस टेंशन में पड़ा रहो, यार क्या हो गया, मेरे साथ ही होता है, हमेशा होता है, ये है वो है, ये सारी चीजें लेकर के चलता हूँ। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग को ध्यान नहीं रखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो ये आप ये देखिए ना कि आप उसका सोल्यूशन क्या है, आप उसको टैकल कैसे कर सकते हैं। ये मत देखिए प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे ऊपर ही क्यों आ रहा है, लोग मेरे साथ ही क्यों गलत कर रहे हैं, ये मत सोचिए। बल्कि ये सोचिए कि इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया जाए, इससे निकला कैसे जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं। और एक चीज आप जान लीजिए कि जब तक आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप प्रॉब्लम से लड़ नहीं रहे हैं, अगर आप प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे हैं, उससे भाग रहे हैं, तब तक आप महान इंसान नहीं बन सकते। आप किसी भी महान इंसान की किताब उठा करके पढ़ लीजिए, उनकी जीवनी पढ़ लीजिए, उनकी स्टोरी पढ़ लीजिए, उनकी स्टोरी पढ़ लीजिए, कुछ भी आप देखिए उनके बारे में, आप उनके बारे में कोई किस्सा कहानी सुनिए, तो आपको ये पता चले कि जब तक आप लड़ेंगे नहीं प्रॉब्लम से, जब तक आप उसको टैकल नहीं करेंगे, और जब तक आपके ऊपर विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी, तब तक आप महान बन ही नहीं सकते। अगर आपको अपने फील्ड में बहुत अच्छा करना है तो जाहिर सी बात है कि विपरीत स्थितियों के अंतर्गत ही करना होगा। अगर आपके लिए हर चीज अनुकूल है, आप हर चीज अच्छी अच्छी पा रहे हैं, उसके बाद आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना। फिर आप महान कैसे कहलाएंगे, फिर आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा गुण कैसे होगा। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मेंटल डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर, एक प्रकार की बीमारी, इसको डब्ल्यूएचओ ने भी मान्यता दे दी है। इसके बारे में चर्चा करना, इसको विशेष देखभाल की आवश्यकता है, इसको ध्यान से लेकर के चला जाए, नहीं तो अन्यथा ये युवाओं के अंदर आत्महत्या की प्रॉब्लम बढ़ाता ही जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ये कुछ शॉर्ट न्यूज टाइप का कह सकते हैं आप, लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो अक्सर वनडे एग्जाम में या इस तरह की स्टेट पीएससी में अक्सर पूछ ली जाती है। इंडेक्स है, ये इंडेक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा, और इंडेक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए आप सभी को पता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा इंडेक्स है। यहाँ पे बताया जा रहा है देयर आर द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटीज फॉर 2023। इसको कौन जारी करता है? ये इंडेक्स है एक प्रकार का, इसका क्या नाम है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। इसको कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इसको जारी करता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स वैश्विक स्तर पर 173 शहरों में किसी व्यक्ति की जीवन शैली और जीवन की गुणवत्ता के सामने आने वाली चुनौतियों को मापता है। किसको किसको नापता है? तो व्यक्ति की जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल, उसके अलावा जीवन की गुणवत्ता के सामने आने वाली चुनौतियां, इन 2 चीज को नापता है। कितने शहरों में? 173 शहरों में, पूरे विश्व स्तर पर ये काम करता है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन आया? इसमें पहले स्थान पर आया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कौन सा शहर आया? तो आया है वियना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज नहीं करना है, ये ऑस्ट्रेलिया का वियना शहर नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, और एक है ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रिया का वियना शहर है पहले स्थान पर। उसके अलावा कोपेनहेगन आया है दूसरे स्थान पर, ये कहाँ का है? तो डेनमार्क का है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के हैं मेलबर्न और सिडनी, ये कहाँ पे है? तो ये तीसरे और चौथे स्थान पर है। और फिर देखते हैं कि भारत के कोई शहर इसमें कि नहीं है, तो भारत के जो है नई दिल्ली और मुंबई, ये कौन सा स्थान पर है? 141वां स्थान पर, ये दोनों एक साथ हैं संयुक्त रूप से। उसके अलावा 144वां स्थान पर कौन है? तो चेन्नई है।
उसके अलावा EIU सूची में अहमदाबाद और बेंगलुरु क्रमशः 147वां और 148वां स्थान पर है। यानी आप देख पा रहे हो कि हम टॉप 100 के अंदर भी नहीं है। हमारी रैंक जो है 100 प्लस के बाद ही है। 141 हमारी सबसे पहली रैंक है नई दिल्ली और मुंबई के साथ। उसके अलावा फिर चेन्नई 144, उसके अलावा फिर अहमदाबाद और बेंगलुरु क्रमशः 147 और 148वां स्थान पर है। शीर्ष 10 में सबसे ज्यादा शहर किसके हैं? तो कनाडा के हैं। कौन कौन से हैं? तो 3 शहर इसके, कैलगरी, वैंकूवर और टोरंटो। यानी टॉप 10 लिस्ट में सबसे अधिक शहर किसने दिए? तो कनाडा ने दिए हैं। कितने शहर? तो 3 शहर दिए हैं। तो 3 शहरों के नाम यहाँ पे लिखेगा। उसके अलावा एशिया से टॉप 10 में कौन है? तो जापान है। टॉप 10 में जापान का शहर कौन सा? ओसाका। ये एशिया से टॉप 10 लिस्ट में है। उसके अलावा नीचे से 3 लोग कौन है जो टॉपर है? नीचे से टॉपर कौन है तीनों? वो है अल्जीरियस, ये कहाँ का है? अल्जीरिया। उसके बाद त्रिपोली लीबिया का और दमिश्क सीरिया का। आप जानते हैं कि ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आर्थिक अस्थिरता, उसके अलावा गृह युद्ध, उसके अलावा एक से दूसरे देश में युद्ध, ये सारी चीजें चलती रहती है। तो यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि तीनों जो है नीचे से टॉपर्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि असम में बाढ़ आ गई। कितने लोग? तो 1.2 लाख यानी 1.20 लाख लोग 20 जिलों में प्रभावित हुए इस बाढ़ से। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कितने जिलों में बाढ़ आई। आपसे एग्जाम में थोड़ी ना पूछे कि कितने जिलों में बाढ़ आई थी या फिर कितने लोग प्रभावित हुए थे। हाँ, अगर ये जो लोग है, ये डेटा जो है 1.20 लाख, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग में कहीं बाढ़ आएगी, बाढ़ की इससे प्रभावित लोगों की, तो वहां पे आप इसको डेटा को कंक्लूड कर सकते हैं। आप डेटा लिख सकते हैं। डेटा लिखने से आपके नंबर बढ़ जाते हैं। जाहिर सी बात है कि आधा नंबर, 1 नंबर तो आपको ऐसे ही मिला है क्योंकि आपने डेटा लिखा हुआ, आपने स्पेसिफाइड चीजें बताई है। ऐसा नहीं कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज निकल रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा, वो क्या निकलेगा? तो ये निकलेगा कौन सी नदी पे आई है, ये नदी किसकी सहायक नदी है। क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, हम उसको देखेंगे। यहाँ पे ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि 20 जिलों में आई है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग अफेक्ट हुए हैं। उसके अलावा ये नदी कौन सी है, क्या है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये किस नदी की वजह से आई? तो ये बेकी नदी है। कौन सी नदी? बेकी नदी। ये असम में बहती है, इसी की वजह से आई है। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। किस किनारे से मिलती? तो दाहिने किनारे से मिलने वाली सहायक नदी। देखिए यूपीएससी में अक्सर ये पूछता है क्वेश्चन कि बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, या दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। किसी इंपॉर्टेंट रिवर का नाम दे देगा, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, इस तरीके की। उसके बाद पूछेगा कि इसमें बाएं किनारे से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं और दाएं किनारे से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और कहाँ से मिलती है? तो ये दाहिने किनारे से मिलती है। इसके अलावा इस नदी को उद्गम कहाँ से होता है? तो ये भूटान से इसका उद्गम होता है। और भूटान को क्या कहा जाता है? तो कुरीसु कहा जाता है, यानी भूटान इसका दूसरा नाम है। असम में इसको क्या कहा जाता है? असम में इसको बेकी नदी कहा जाता है, लेकिन भूटान में क्या कहा जाता है? तो कुरीसु कहा जाता है। ये कुरीसु कहा जाता है भूटान में। इसका उद्गम भी भूटान से होता है, यानी भूटान से निकलती है, फिर असम होते हुए बहती है और कहाँ पे जाकर के गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है अंततः। यानी इसका मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। उद्गम कहाँ है? तो उद्गम है भूटान, फिर असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। असम में इसका क्या नाम है? बेकी नदी। भूटान में इसका क्या नाम है? तो भूटान में इसका नाम है कुरीसी नदी। बेकी नदी का एक बड़ा हिस्सा असम राज्य में बहता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। यह मानस नेशनल पार्क से होकर बहती है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, देखिए मानस नेशनल पार्क से होकर बहती है। अगर आपको कभी स्टेटमेंट दे दे कि बेकी नदी मानस नेशनल पार्क से होकर बहती है, तो वो सही स्टेटमेंट है। यही पूछ ले कि बेकी नदी निम्न से किस नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है, तो वहां पे मानस नेशनल पार्क हो जाएगा। फिर ये पूछ ले कि मानस नेशनल पार्क से कौन कौन सी नदियां गुजरती हैं, तो उसमें से एक बेकी नदी भी है। इस चीज को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है? तो ये है चाइल्ड मैरिज के बारे में। इसमें 2 आर्टिकल कंबाइन किए गए। पहला है उड़ीसा के बारे में, दूसरा है असम के बारे में। देखिए असम, अभी जो आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में भी यही लगाया गया है कि असम ने 2000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है जो चाइल्ड मैरिज में या बाल विवाह में संलिप्त थे। तो यहाँ पे उड़ीसा भी इसको लेकर के चल रहा है, उड़ीसा भी इसको रोकने की प्रयास कर रहा है। और उड़ीसा का गंजाम जिला, कौन सा जिला? तो गंजाम जिला, ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। तो इन दोनों आर्टिकल को कंबाइन करके हम देख लेते हैं। आप सभी को पता है चाइल्ड मैरिज का क्या मतलब होता है। देखिए हमारे देश में शादी करने की उम्र कितनी बताई गई? लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष। पहला पॉइंट है कि इन दोनों को डिफरेंस कर दिया गया है, यानी दोनों के लिए अलग अलग आयु रखी गई है। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे कई बार मुद्दा बन जाता है, विशेषज्ञ इसकी आलोचना करते हैं कि दोनों के लिए अलग अलग क्यों। और आप कहते हैं आर्टिकल 15 के तहत, अनुच्छेद 15 के तहत लिंग, धर्म, जन्म स्थान, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो फिर यहाँ पे इन लड़की को 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष क्यों रखा गया है? फिर इनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? पहला पॉइंट है कि लड़के के लिए 18 वर्ष होना चाहिए, लड़के के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर इससे कम उम्र के लोग हैं, यानी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की है या 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का है और इनकी शादी की जाती है, दोनों में से कोई हो, तो इनकी शादी तो क्या है? बाल विवाह के अंतर्गत आएगा। यानी बाल विवाह की परिभाषा अगर कोई पूछा आपसे तो क्या माना जाएगा? कानून ये माना जाएगा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का शादी अगर होता है तो वो क्या होता है? बाल विवाह के अंतर्गत आता है। और बाल विवाह अपने यहाँ यानी भारत में एक कानूनन जुर्म है। और ये फिर
सिर्फ भारत समस्या है नहीं, ये पूरे देश की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। भारत के साथ साथ अन्य विश्व की भी समस्या है, यानी पूरे विश्व में चीजें चलती रहती है बाल विवाह। और देखिए बाल विवाह के यार बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, आप सभी को पता होगा। जैसे कच्ची उम्र में शादी कर दी जाती है, अभी बच्चे जो है उसके लिए तैयार ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं दुनिया क्या है, कैसे लेकर के चलना है, अपना परिवार कैसे लेकर के चलना है। आप 16 साल में शादी कर दीजिए, आप देखिए वो खुद नहीं डेवलप हुआ है, यानी बच्चा जो है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो खुद डेवलप नहीं हुआ, उसको खुद समझने की अपनी जिंदगी कैसे लेकर के चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने अपने कैरियर डिसाइड नहीं किया, अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं किया, कोई जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पता नहीं, मजदूरी कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रही है। यही चीज लड़कियों पे भी लागू होता है, अभी उनको नहीं पता है, उन्होंने तो अभी हाई स्कूल या इंटर पास आउट किया है, तो फिर उस तरीके से अभी उन्होंने अपने कैरियर के बारे में सोचा ही नहीं, और आप ले जाकर के तुरंत शादी करा दे रहे हैं। और ये बाल विवाह के पीछे एक बहुत बड़ी वजह क्या है, तो वो है इकोनॉमिक कंडीशन, यानी आर्थिक स्थिति, गरीबी। आप देखिए ना, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा स्टार हो गया, जैसे मान लीजिए शाहरुख खान हो गए, तो क्या वो बाल विवाह करेंगे कभी अपने बच्ची का? या इस तरीके कोई भी बड़े स्टार हो, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, क्या वो इस तरीके से कभी बाल विवाह कराएंगे अपने घर में? शायद ही कभी कराएं। तो वही यहाँ पे कहा कि आर्थिक स्थिति जो होती है इसके पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, यानी बाल विवाह हो रहा है तो आर्थिक स्थिति उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्यों होता है क्या है, जो गरीब परिवार हैं, अब वहां पे खाने के लाले पड़े होते हैं। जब आप आज कमा कर खिलाएंगे तो सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे, तब आपको शाम की रोटी मिलेगी। फिर होता है कि ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं, सामान्यतः ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे परिवारों में ऐसा होता होगा, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि वो ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर उनके एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर आप देखेंगे जहां भी लड़के और लड़के में से किसी एक को एजुकेशन चुनने की बात आएगी, तो वहां पे किसको चुना जाता है, तो वहां पे लड़के के एजुकेशन को चुना जाता है, यानी लड़के को शिक्षित करने के लिए चुना जाता है, ना कि लड़की को। भले से लड़के टैलेंटेड हो, लड़के से तेज हो, लेकिन चुना किसको जाएगा, लड़के को ही चुना जाएगा। तो वही सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये सारी समस्याएं हैं। और देखिए कभी भी बाल विवाह जो होता है, हो सकता है कि सक्सेस हो जाए करने के बाद, लेकिन ये एक तरीके का जुर्म है, एक तरीके का अपराध है कानूनन भी, और फिर अगर आप नैतिक रूप से देखेंगे तो ये भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यार अभी सामने वाला बच्चा जो है या बच्ची जो है, वो खुद तैयार नहीं इस चीज के लिए। वो खुद एक बच्ची है, बच्चा, उसके ऊपर आप ले जाकर के एक चीज और एक जिम्मेदारी मर दे रहे हैं, एक पूरे परिवार की जिम्मेदारी मर दे रहे हैं। फिर वो अपने लिए क्या कर पाएगा, उसकी बॉडी उस लेवल पे तैयार नहीं है अभी, फिर उसको प्रेगनेंसी झेलना, फिर बच्चे को कैसे लेकर के चलेगा। और एजुकेटेड नहीं रहेगी तो बच्चे के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, उसकी बॉडी खुद ही इतना तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, वो अपने लिए रेडी नहीं है, फिर बच्चा कहाँ से करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। इसलिए बाल विवाह को हमारे यहाँ पे रोकने की बात की गई है, उसके लिए कानून बनाया गया, लेकिन फिर भी ये होती रहती है। इतने सारे कानून और इतने सारे कड़ाई के बाद भी ये बाल विवाह होता रहता है। देख लेते हैं इसके बारे में, भारत में बाल विवाह की वर्तमान स्थिति क्या है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, ये इसके अनुमान के अनुसार क्या बताया गया, तो भारत में हर साल कम से कम कितना 1.5 मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितने होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.5 मिलियन लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। यानी यहाँ पे सामान्यतः आप देख रहे हैं कि 1.5 मिलियन कौन है, ये लड़कियां हैं, यानी स्त्रियां हैं, बच्चियां हैं, जिनकी शादी हर साल प्रत्येक वर्ष, यानी कि अभी तक जितना बताया जा रहा है, यानी प्रत्येक वर्ष 1.5 मिलियन बच्चों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। उसके अलावा दुनिया में बाल वधुओं की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे, तो ये भारत में ही है। कितना है, तो विश्व के 1/3, यानी विश्व में जितना होता है उसकी 1/3 भारत में होती है। यानी अगर विश्व में 60 बाल विवाह हो रहे हैं तो भारत में कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं। 60 का 1/3, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 बाल विवाह भारत में हो रहे हैं, अगर 60 पूरे विश्व में हो रहे हैं, यानी पूरे विश्व का कितना, तो 1/3 भारत में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, NFHS, ये क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार क्या बताया जा रहा है, तो इसमें 23.3% महिलाएं, ये कौन थी, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले इनकी शादी कर दी गई थी। यानी जो NFHS 5 था, इसमें क्या बताया कि जो 23.3% महिलाओं ने इनमें जो भाग लिया था, उनमें से ऐसी महिलाएं कितनी थी, तो 23.3% महिलाएं थी जिनकी 18 वर्ष से पहले ही शादी कर दी गई। और यही आंकड़ा कितना था NFHS 4 में, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण 4 में कितना था, तो ये दर्ज था 26.8%। यानी आप देख सकते हैं कि NFHS 4 से लेकर के 5 में कमी आई है, यानी बाल विवाह में कुछ हद तक कमी आई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुरुषों में कम उम्र में शादी का आंकड़ा 17.7% कितना था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में, और 20.3% नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में। यानी यहाँ पे भी कमी आई, यानी चाहे लड़की का मैटर हुआ या लड़के का मैटर हुआ, दोनों में कुछ हद तक कमी आई है। जहां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में अधिक हो रहा था, वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कम हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लगभग 41% महिलाओं के साथ पश्चिम बंगाल और बिहार में बालिका विवाह प्रचलन सबसे अधिक है। कहाँ पे सबसे अधिक है, तो पश्चिम बंगाल और बिहार में। कितना मामला इन दोनों को मिलाकर क्या था, संयुक्त रूप से, तो 41% मामला संयुक्त रूप से यही दोनों लेकर के चल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है NHFS 5 के अनुसार जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में कम उम्र में शादियां सबसे कम होती हैं। देखिए इस पॉइंट में यहाँ पे NHFS हो गया है, ये रहेगा NFHS। उसके अलावा यहाँ पे नागा सिर्फ हो गया, तो यहाँ पे नागालैंड रहेगा। ये मैं PDF में ठीक कर दूंगा, इसकी टेंशन आप लोग नहीं लेंगे।
उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो 20 से 24 आयु वर्ग की महिलाओं की हिस्सेदारी जिन्होंने 18 साल से कम उम्र से पहले की शादी की है, ये क्या हुआ, तो पिछले 5 वर्षों में 27% से घटकर कितना हो गई, 23%, यानी लगभग 4% की कमी आई पिछले 5 सालों में। इनमें अधिकतम कमी कहाँ पे आई, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। जबकि आप देखते होंगे कि हरियाणा ऐसे स्टेट है कि यहाँ पे लड़कियों को पहले क्या किया जाता था, तो यहाँ पे जाति के नाम पे, प्यार के नाम पे, धर्म के नाम पे इन लोगों को कत्ल कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए आप बेटियां यहाँ से आगे बढ़ रही हैं, अलग अलग फील्ड में जा रही है, ओलंपिक्स में जा रही है, मेडल्स ला रही हैं। तो ऐसा चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि 3 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कमी की है पिछले 5 सालों में। कौन कौन हो गया, तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया। अब देखते हैं बाल विवाह को रोकने के लिए कोई कानून, और पहले तो क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसके अलावा दूसरा क्या, विशेष विवाह अधिनियम 1954। ये दोनों क्या कहते हैं कि लड़की की शादी के लिए कितनी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। उसके अलावा लड़के के शादी के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष। ये 2 पॉइंट यहाँ पे बताया जाए इन दोनों में ही। उसके अलावा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लाया गया था, इसने किसका स्थान लिया था, तो बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 का स्थान लिया था। यहाँ पे क्या बताया गया कि एक बच्चे को 21 साल से कम उम्र के पुरुष और 18 साल से कम उम्र की महिला के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बच्चा किसको माना जाएगा इस अधिनियम के तहत, जो 18 वर्ष से कम उम्र की महिला होगी, लड़की होगी, और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का होगा। इनको क्या माना जाएगा, इनको बच्चा माना जाएगा, यानी ये बाल विवाह के अंतर्गत आएंगे, इनको बाल माना जाएगा। और अगर इनकी शादी किया जाए तो बाल विवाह के अंतर्गत काउंट किया जाएगा और उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाबालिग जिसने उक्त अधिनियम के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है, बाल विवाह की कानूनी स्थिति रद्द करने योग्य यदि ऐसा पक्षकारों में से कोई एक चाहे। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो नाबालिग है और ये शादी में पड़ गए हैं, अब अगर इनमें से कोई एक चाहे, यानी 2 लोग होते हैं, पहला लड़का हो गया, दूसरा लड़की होगी, अब इनमें से कोई एक चाहे कि मुझे इस शादी में नहीं रहना, मुझे रद्द करना है, तो यहाँ पे रद्द कर सकता है इस बेस पे कि अभी मैं बालिग नहीं हुआ हूँ, अभी मेरी उम्र 21 वर्ष या 18 वर्ष नहीं हुई, तो मुझे यहाँ पे डिवोर्स चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है कि उसको डिवोर्स दिलाए, उन्हें साथ नहीं रखा जा सकता अगर दोनों में से कोई एक चाहता है तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए डिवोर्स हो गया, दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष ने कहा कि मुझे इस विवाह में नहीं रहना है, मैं भी नाबालिग हूँ, और फिर डिवोर्स हो जाता, तो अगर बालिका के साथ जो होगा, यहाँ पे बालिका को क्या करना पड़ेगा, यानी जो बालक है वो क्या करेगा, अगर वो बालिग है, लड़का जो है वो अगर वो बालिग है तो क्या करेगा, ये बालिका को भरण पोषण के लिए भत्ता देगा। और अगर ये लड़का जो है नाबालिग है तब कौन देगा, तब इसके माता पिता देंगे, लड़की को भत्ता देंगे, उसके भरण पोषण का ध्यान रखेंगे, इस तरीके से लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बाल विवाह को रोकने के लिए 2 साल की कठोर कारावास या 1 लाख रुपए, और मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि या तो 2 साल की कठोर सजा दी जाएगी या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, या तो दोनों किया जा सकता है, यानी जरूरत पड़ी तो दोनों ही किया जा सकता है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा प्लस 2 साल की कठोर सजा भी दी जा सकती है, ये तीनों किया जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सीपीएमओ की नियुक्ति का प्रावधान करता है, ये कौन करता है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत ये सारे पॉइंट बताए जा रहे हैं। ये सीपीएमओ की नियुक्ति करता है किस लिए, ताकि वो बाल विवाह को रोक सके, उसके लिए करता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बाल विवाह को रोकने के लिए या लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए भारत ने क्या प्रयास किए हैं, भारत ने क्या क्या कदम उठाए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत ने 1993 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन की पुष्टि की थी। कब की थी, 1993 में, ये अंतरराष्ट्रीय संधि। उसके अलावा इस कन्वेंशन का अनुच्छेद 16 में बाल विवाह पर सख्ती से रोक है। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1998 के बाद से भारत में विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के अनुरूप तैयार किए गए मानव अधिकारों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय कानून है। बाल विवाह से जुड़े कुछ प्रथाएं कौन कौन सी, तो विवाह के लिए सहमति पर संयुक्त राष्ट्र यूएन कन्वेंशन 1962, विवाह के लिए न्यूनतम आयु और विवाह का पंजीकरण 1962, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसंधान 1989, बीजिंग घोषणा 1995। ये सब क्या है, तो ये सब भारत के प्रयास हैं या भारत ने इन पर हस्ताक्षर किए, जो अंतरराष्ट्रीय या क्षेत्रीय लेवल की संधि समझौते हैं बाल विवाह को रोकने के लिए। इस पे भारत ने हस्ताक्षर किए ताकि बाल विवाह को रोका जा सके और अपने आप पे बाल विवाह को समाप्त किया करके अच्छे तरीके से लेकर के चला जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या, तो ये है सुप्रीम कोर्ट ने कोल इंडिया लिमिटेड की एक प्ली थी, याचिका थी, उसको खारिज कर दिया। क्यों, ये किसके खिलाफ थी, कोल इंडिया लिमिटेड की फाइल जो थी, याचिका जो थी किसके खिलाफ थी, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये थी CCI, ये क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। अब हम पूरा मुद्दा जानते हैं। देखिए पहले मुद्दा क्या है, यहाँ पे 2017 का मुद्दा है, 2017 में इसकी शुरुआत हो। 2017 में CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, तो इसने कोल इंडिया लिमिटेड पर क्या लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। कितने का जुर्माना लगाया, 591 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। किसने, CCI ने। किस पे लगाया, कोल इंडिया लिमिटेड पे। क्यों लगाया, क्योंकि ये मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। मोनोपोली क्या होता है, एकाधिकार, यानी अन्य जो प्लेयर हैं, अन्य जो लोग हैं इस फील्ड से, उनको खत्म करके सिर्फ मैं ही मैं रहूं, यानी अहम ब्रह्मास्मि, यानी सिर्फ यही लेकर के चले इस चीज को। कोयले को जो इसको उत्पादन है उसकी आपूर्ति कौन करे, सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड करे। इस तरीके से अनफेयर प्रैक्टिस, जो अनुचित व्यवहार कहा जा सकता है, वो कर रहा था कोल इंडिया लिमिटेड।
तो उसी के खिलाफ सीसीआई ने यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया था, इस पे 591 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। अब इसने क्या किया, कोल इंडिया लिमिटेड ने, आप सभी को पता है कि जब यहाँ पे कुछ नहीं होता हमारे यहाँ पे तो क्या करते हैं सब, कहाँ जाते हैं, पापा के पास यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। यहाँ पे गए ये कोल इंडिया लिमिटेड वाले, क्या करने हैं यहाँ पे याचिका दायर की कि जो सीसीआई ने हमारे ऊपर जुर्माना लगाया वो गलत है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की, देखा तो उसको पता चला कि ये यार तुम ही बदतमीजी काट रहे हो कोल इंडिया लिमिटेड वाले, और तुम लोग गलत कर रहे हो। यहाँ पे आप मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते हैं, एक अधिकार आप क्रिएट नहीं कर सकते मार्केट पे। ये मार्केट के लिए और उपभोक्ताओं के लिए दोनों के लिए खतरनाक है। जैसे आप इस चीज को ऐसे रिलेट करिए, देखिए जियो जो है इसने क्या किया, शुरू में सबको फ्री में बांटा, इंटरनेट दिया, सिम दिया, सब कुछ फ्री में दिया, आप यूज करिए, खूब अच्छे से यूज करिए, दिन भर यूज करिए, लत लगा दी आपको। अब क्या हो रहा है, अब वो चाहे 1 रुपए में बेचे चाहे 1000 में बेचे, अब आपकी मजबूरी है कि आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए वीआई जो था, उसके अलावा एयरटेल जो था, उसके अलावा आइडिया का था, मतलब जितने भी सारे अन्य प्रोवाइडर थे उनको क्या हुआ, या तो उनकी हालत खस्ता हो गई, या तो उस लेवल पे नेटवर्क ही प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है जिस लेवल पे जियो प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से जियो की मोनोपोली क्रिएट हो गई, या एक अधिकार बना लिया इसने अपने मार्केट पे। तो वही यहाँ पे ये कर रहा था कोल इंडिया लिमिटेड, तो इसी के लिए इसको बैन किया गया था या इस पे जुर्माना लगाया गया था। तो ये गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो है तुम्हें बदतमीजी काट रहा हो, इस पे हम लोग सुनवाई नहीं कर सकते, याचिका ठीक नहीं है, एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मैटर है, ये आप दोनों अपने में निपट लीजिए। फिर इनको कितना पे करना पड़ेगा, 591 करोड़ रुपए पे करना पड़ेगा। मुद्दा क्या था, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड जो है क्या कह रहा था कि हम लोग उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, उपभोक्ताओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। फिर जब उनका चेकिंग किया गया उनके उत्पादों की, तो पता चलता है कि ये लोग सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं थर्ड क्लास क्वालिटी का ये मटेरियल प्रोवाइड करा रहे थे कंपनियों को, उपभोक्ताओं को कोयला थर्ड क्लास का प्रोवाइड करा रहे थे। इसी के नाते सीसीआई ने इस पे जुर्माना लगा दिया था। यहाँ पे वही सारी राम कथा लिखी गई है, ये पूरा देखिए। अब इसको पढ़ने जाएंगे पूरा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतना लंबा है, फिर इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो समझ नहीं आते हैं, खुद से फिर उसको देखो क्या मतलब है क्या नहीं। कभी कभी तो गूगल पे भी मतलब नहीं मिलता है, तो इस तरीके से बहुत दिक्कत होती है, उसको देखना पड़ता है, पूरा समझना पड़ता है, फिर अपनी लैंग्वेज में बताना लिखना उसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत टाइम लगता है, उसमें टाइम टेकन हो जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे एक और समिति थी, क्या नाम था समिति का, नाम था राघवन समिति। इसने क्या बताया था, इसने यही सुझाव दिया था कि मार्केट में यानी बाजार पे किसी का एक अधिकार नहीं होना चाहिए किसी भी फील्ड में, ये जो होता है हमेशा खतरनाक होता है। तो यहाँ पे अगर कभी कभी जरूरत पड़ती है एक अधिकार से संबंधित मुद्दों में, या इस तरीके कोई मुद्दा आता है कि सीसीआई ने कोल इंडिया लिमिटेड पर बैन लगाया या जुर्माना लगाया, तो अब आप वहां पे क्या विचार है आपका, तो आप यहाँ पे इस समिति के सुझाव दे सकते हैं। जैसे उसने ये बताया राघवन समिति ने कि मार्केट पर या बाजार पर किसी भी प्लेयर की किसी भी फील्ड में अगर मोनोपोली है या एक अधिकार है तो वो ठीक नहीं है मार्केट के लिए और उपभोक्ताओं के लिए, इसको तोड़ना ही चाहिए, ये ठीक चीज नहीं है, ये अनफेयर प्रैक्टिस है, ये बताया था इस समिति ने। समिति को भी आप याद रखें और इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। अगर आप इसको चाहें तो मीन्स आंसर राइटिंग में कहीं यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू में आप यूज कर सकते हैं, तो आपका नंबर अपने आप बढ़ जाएगा कुछ ना कुछ हद तक। वही सारी जिस्ट यहाँ पे दी गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का तो ये चाइना ब्लॉक्स प्रपोजल एट यूएन टू ब्लैकलिस्ट पाक बेस्ड लेफ्ट टेररिस्ट एंड 26/11 अक्यूज्ड साजिद मीर। अब इसका मतलब क्या, देखिए साजिद मीर जो है ये अक्यूज्ड है किसमें, 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था हमारे देश में। आप सभी को पता है कि कितना खतरनाक हमला था, पूरा देश दहल गया था। इसका अक्यूज्ड है, इसका आरोपी है, तो इसको साजिद मीर। अब इसका लिए इसके खिलाफ भारत ने यूएन में क्या किया, तो एक चार्टर एक प्रस्ताव लेकर के गया कि इसको वैश्विक आतंकी के रूप में घोषित कर दिया जाए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इसको विश्व स्तर पर अगर आतंकी घोषित कर दिया जाता है तो फिर ये अपना ट्रैवल नहीं कर पाएगा। उसके अलावा इसको मनी प्रोवाइड कराना जो भी देश कराएगा, जो भी लोग कराएंगे वो भी ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। उसके अलावा इसको कोई भी सुविधा अगर कोई प्रोवाइड कराता है तो उसके ऊपर नजर बनाए रखा जाए और फिर उसको भी ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे चाइना क्या किया, चाइना ने इसको ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि यूएन में 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। अब ये क्या करते हैं कि इनके चाहने वाले जो हैं, चाहने वाले से क्या मतलब है कि ऐसे देश जो इनके फायदे के हो सकते हैं, जैसे चाइना का कौन हो गया, चाइना का हो गया पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान जो है क्यों फायदे के लिए, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी है, ये हमें परेशान करता रहता है पाकिस्तान अक्सर, कभी गड्ढे खोद कर, कभी जम्मू कश्मीर में ड्रोन अटैक कराकर, कभी किसी मुद्दे से कभी किसी मुद्दे से, तो ये हमें हमेशा परेशान करता रहता है। फिर चाइना को अपना अच्छे लेवल पे लेकर के चलने का मौका मिल जाता है। चाइना अपने आप को डेवलप करने में लगा रहता है और हम इनसे निपटने में लगे रहते हैं। तो चाइना ने इसलिए अपने वीटो पावर का प्रयोग करते हुए साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने से बचा लिया। और ये ऐसा पहली बार नहीं कर रहा चाइना, ये 2009 से ही हरकत करते आ रहा है। जब भी हम कोई प्रस्ताव लेकर के जाएंगे कि इसको वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया जाए, इसने ये काम किया, हम पूरा डिटेल्स देंगे, उसके बाद चाइना क्या करेगा, वीटो पावर कर देगा। और यूएन के ऊपर इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आप जो है वीटो पावर का मिसयूज करते हैं। यानी जो यूएन है ये कहने के लिए तो सारी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर यहाँ पे वीटो पावर का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि बहुमत का,
यानी सभी देशों को समान तरीके से वहां पे प्रतिनिधित्व मिला और सारे देश में से जो बहुमत के आधार पर निर्णय हो उसको माना जाए, ना कि वीटो को। वीटो का क्या होता है कि जो देश अपने चाहने वाले देश को बचाने के लिए वीटो कर देते हैं। कोई प्रस्ताव आएगा इजराइल के खिलाफ तो उसको यूएसए बचा लेगा, कोई प्रस्ताव आएगा सॉरी पाकिस्तान के खिलाफ तो उसको चाइना बचा लेगा। तो इस तरीके से करता है। फिर हम जो भारत है उसको वीटो पावर देने के लिए सबसे बड़ा अड़चन कौन डाल रहा है, तो चाइना और पाकिस्तान ही डाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत को वीटो पावर मिलेगा तो फिर उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी, फिर दिक्कत होगी इनको। और यहाँ पे वीटो पावर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 5 देश हैं जो परमानेंट देश हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से ऐसे 5 देश हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तब तक बता सकते हैं। तो वीटो पावर का मतलब यहाँ पे यही है कि देखिए, अगर 5 देशों में से जिनको एक वीटो पावर मिली है, किसी एक भी देश ने ये कह दिया कि ये काम नहीं होगा तो फिर वो नहीं होगा। यानी यहाँ पे बहुमत नहीं चलेगा कि 3-2 लेकर के चलें। यहाँ पे क्या चलेगा कि किसी भी एक देश ने, चाहे यूएसए हो गया, चाहे यहाँ पे चाइना हो गया, चाहे रशिया हो गया, इनमें से किसी भी एक देश ने ये कह दिया कि ये काम नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, ये वीटो पावर है। इसी के लिए यहाँ पे कई बार ये बात चलती है कि यूएन में सुधार की आवश्यकता है। यूएन जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, उसको वर्तमान समय को देख करके चलना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, सारे मुद्दे चलते रहते हैं। तो यहाँ पे चाइना ने क्या किया, इनको रोक दिया है, बैन लगा दिया है साजिद मीर पे, इसको वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए। आप देखिए, सोचिए कितना बड़ा मुद्दा था 26/11 का अटैक, पूरा देश दहल गया था, सारी दुनिया में ये चीज देखी गई थी, लेकिन उसके बाद भी चाइना ने इस पे वीटो लगा दिया। शर्म नहीं आ रही उसको कि इतना खतरनाक काम कर रहा है, इतना गलत काम कर रहा है, इतना गंदा काम कर रहा है, उसके बाद भी उसे वीटो लगा रहा है। ये चाइना और पाकिस्तान दोनों बेशर्म हो गए एकदम से, और ये लोग भारत को नीचे दिखाने के लिए, भारत के खिलाफ जाने के लिए कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी एक आतंकवादी को बचा रहे हैं जिसने न जाने कितने मासूमों को जान लिया, उसको भी ये लोग बचाने पे लगे हुए हैं। यहाँ पे हम जानते हैं यूएनएससी 1267 समिति के बारे में। ये क्या है, तो देखिए यहीं पे प्रस्ताव लाया जाता है आतंकवाद से जुड़े मुद्दों का। इसे पहली बार 1999 में स्थापित किया गया था और 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद इसे मजबूत किया गया। इसे अब दाइश और अल कायदा प्रतिबंध समिति के नाम से जाना जाता है। यानी अब इसे क्या कहा जाता है, तो दाइश और अल कायदा प्रतिबंध समिति। पहले का क्या कहा जाता था, तो यूएनएससी 1267 समिति कहा जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें यूएनएससी के सभी अस्थायी और गैर अस्थायी सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आतंकवादियों की 1267 सूची एक वैश्विक सूची है जिस पर यूएनएससी की मुहर लगी हुई है। यह पाकिस्तानी नागरिकों और निवासियों से भरा हुआ है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो ये है 1267 समिति जो यूएन की, इसमें क्या है, तो ये वैश्विक आतंकवादियों से जुड़ी हुई समिति है और इसमें अधिकतर किसके लोग हैं, तो पाकिस्तान के लोग हैं। अब जब आप आतंकवाद को प्रश्रय देंगे, आप अपने घर पर आतंकवाद को पालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप ही के लोग यहाँ पे ज्यादा दिखेंगे, फिर उससे आपके देश पे भी निगेटिव इमेज क्रिएट होगी, फिर आप भी इसके खतरे में आएंगे। अगर आप यहाँ पे इन लोग को पालेंगे, आतंकवादियों को अपने यहाँ पे शरण देंगे, तो कभी ना कभी तो ये आपके यहाँ भी विस्फोट करेंगे ना। चलिए आज ये हम लोग को परेशान कर रहे हैं, कभी ना कभी फिर आप लोग को भी परेशान करें, तब समझ आएगा। जब आप लोग के यहाँ बम फोड़ेंगे ना 2-4, आप लोग के यहाँ पे नुकसान करेंगे, तब समझ आएगा कि आतंकवाद को प्रश्रय देना कितना मुश्किल काम है और कितना गलत काम है, आपको नहीं देना चाहिए था आतंकवाद को प्रश्रय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह आतंकवादियों की आवाजाही को सीमित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों पर चर्चा करता है। विशेष रूप से क्या करता है, तो ये यात्रा पर प्रतिबंध लगाता है, आतंकवाद के लिए संपत्ति जब्त करता है, उसके अलावा हथियार प्रतिबंध संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भारत ने पिछले दशक में कम से कम 3 प्रयास किए हैं। कौन कौन से, 2009 में एक बार किया, 2016 में और 2017 में। और यहाँ पे क्या हुआ था, जैश प्रमुख को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए भारत ने कब प्रयास किया, 2009, 2016 और 2017 में। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, फिर वही चीन आ गया आगे, फिर इसने वीटो पावर का प्रयोग किया और 3 बार इसने रोक दिया ये मुद्दा, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। पता नहीं, देखिए अब चीन चाहे तो इसको वीटो पावर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि और कोई देश नहीं कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, हमें परेशान करने के लिए और पाकिस्तान के लिए ये करता है। ऐसा है कि यहाँ पे वीटो पावर कर देता है, फिर तो सोचते हैं कि अब पाकिस्तान को हम जैसे चाहेंगे वैसे ना चाहेंगे, इनको भेज देंगे भारत को परेशान करने के लिए, हमारा नाम भी डायरेक्ट नहीं आएगा, बैकग्राउंड में ये खेल रहा है, नाम सामने से आता है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की भी अब मजबूरी हो गई, क्योंकि वो भिखारी बनने के कगार पे खड़ा हुआ है। चीन से इतना ज्यादा लोन ले लिया और चीन के ऊपर इतनी ज्यादा निर्भरता कर लिया है कि अब वो चीन जो कहेगा वही करेगा, चीन के हाथों के पुल्ली बना बैठा हुआ है। और फिर अगर आप आतंकवाद को परिसर दे रहे हैं, आज नहीं तो कल फिर आपके यहाँ पे विस्फोट होगा ही होगा। अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर इसमें किसी को शामिल करना है, यूएनएससी 1267 में किसी को शामिल करना, तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है, कैसे इसमें किसी को शामिल किया जा सकता है, किसी का नाम कैसे दिया जाता है, कैसे उसको किसी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाता है। कोई भी सदस्य राज्य किसी व्यक्ति, समूह या इकाई को सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। यानी जो भी यूएन के मेंबर है उनमें से कोई भी चाहे तो किसी व्यक्ति या संगठन या इकाई के खिलाफ यहाँ पे प्रस्ताव ला सकता है कि इसको वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1267 समिति आवश्यकता अनुसार 4 कार्य दिवसों के नोटिस के साथ बैठक करती है। कितने, तो 4 कार्य दिवसों के साथ। लिस्टिंग और डिलिस्टिंग पर निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, यानी बहुमत के आधार पर। प्रस्ताव सभी सदस्यों को भेजा जाता है और यदि 5 कार्य दिवसों के भीतर कोई सदस्य आपत्ति नहीं करता है तो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। यानी 5 वर्किंग डेज के अंतर्गत अगर कोई भी सदस्य ऐसा है जो आपत्ति ना करे इस मुद्दे पे,
तो क्या करते हैं, उस प्रस्ताव को स्वीकार करके उसको फिर वैश्विक आतंकवादी घोषित कर देते हैं। लेकिन अगर किसी देश ने इस पे आपत्ति कर दी, फिर क्या होगा, फिर जिसने इस प्रस्ताव डाला था उसको कहा जाए कि आप और सबूत पेश करिए, उसके लिए और भी आप डाटा ला करके दीजिए, देखा जाए कि आप सही हैं, फिर वो सही है, फिर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। समिति का कोई भी सदस्य प्रस्ताव पर तकनीकी रोक भी लगा सकता है और प्रस्ताव सदस्य राज्य से अधिक जानकारी मांग सकता है। इस दौरान अन्य सदस्य भी अपना अपना होल्ड रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मामला समिति की लंबित सूची में तब तक बना रहता है जब तक कि रोक लगाने वाले सदस्य राज्य अपने फैसले को आपत्ति में बदलने का फैसला नहीं कर लेता, या जब तक कि रोक लगाने वाले सभी लोग निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे हटा नहीं लेते। यानी इस मामले को जिसको प्रस्ताव लाया गया, तो अब इसको क्या किया जाएगा, अगर किसी ने आपत्ति नहीं की तब तो ठीक है, इसको लेकर के वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, इसको ब्लैकलिस्टेड कर देगा। लेकिन अगर किसी ने आपत्ति कर दी तो इसको क्या करेंगे, लंबित मामले के रूप में इसको रखे रहेंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत निरस्त कर देंगे, इसको रखे रहेंगे लंबित मामले के रूप में। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जिसने प्रस्ताव सदस्य जो था, प्रस्ताव राज्य जो है, उससे कहा जाए कि आप और डेटा प्रस्तुत करिए ताकि इसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल की जा सके, इसके बारे में अच्छे से निर्णय लिया जा सके। और फिर अगर कोई और अन्य देश है, मान लीजिए उसने अपने से ही हटा लिया, पहले उसको आपत्ति थी इस बात पे, फिर जिसने प्रस्ताव रखा उसने मनाया है, समझाया, तो उसने वो मान गया और उसने अपना आपत्ति हटा ली, और अब किसी की भी आपत्ति नहीं रहेगी, तो उसको क्या करेंगे, फिर उसको वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित कर देंगे। और अगर जब तक आपत्ति रहेगी या डाटा प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक उसको क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, समिति द्वारा लंबित मुद्दों को 6 महीने में हल किया जाना चाहिए। कितने महीने में, तो 6 महीने में हल कर लिया जाना चाहिए। लेकिन जिस सदस्य राज्य ने रोक लगाई है वह अतिरिक्त 3 महीनों की मांग कर सकता है। इस अवधि के अंत में यदि कोई आपत्ति नहीं रखी जाती तो मामला स्वीकृत माना जाता है। अब अगर मान लीजिए किसी ने आपत्ति लगा दी है कि यार इसको ना घोषित किया जाए, क्यों ना किया जाए, तो भाई उससे पूछा जाएगा ना कि आप क्यों चाहते हैं कि इसको ना किया जाए। फिर वो कहेगा कि ये वजह है, ऐसे है, वैसे है। और अगर वो कहता है कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए प्रूव करने के लिए कि हम सही हैं, तो उसको 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, अन्यथा ये 6 महीने के अंदर इसको मामले को निपटाना ही पड़ेगा। यानी टोटल अगर देखा जाए एक तरीके से तो 9 महीने का समय निकल जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे यूएनएससी क्या है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों की स्थापना की गई है, जिसमें से एक यूएनएससी हो गया, उसके अलावा 5 अंग और हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पे हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के 5 अंग कौन कौन से हैं। महासभा हो गया, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, उसके अलावा ट्रस्टीशिप हो गया, उसके अलावा आर्थिक और सामाजिक परिषद हो गया, इकोसॉक, उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 5 अन्य अंग है, यानी टोटल कितने हैं, तो कुल 6 अंग है यूएन के, जिसमें से यूएनएससी, यूएनजीए, उसके अलावा ट्रस्टीशिप परिषद, इकोसॉक, उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय ये है। यूएनएससी को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई है, और जब भी शांति को खतरा होता है तो वह बैठक कर सकता है। यानी इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है, तो वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर क्या करना है, शांति स्थापना करनी है, शांति बनाए रखनी है, और सारे देशों को अपना अच्छे से लेकर के डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, उसको लेकर के चलना, ना कि युद्ध में फंसे रहे या अन्य गलत कामों में फंसे रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संयुक्त राष्ट्र परिषद किससे मिलकर बन गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, यूएनएससी जो है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो इसमें 10 जो है गैर स्थायी सदस्य, नॉन परमानेंट सदस्य, उसके अलावा 5 अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से, तो चीन, फ्रांस, रूसी संघ, या अब इसको रूस ही कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ये 5 लोग परमानेंट हैं जिनके पास वीटो की शक्ति है। अभी मैंने पहले इसके बारे में बताया था कि वीटो कौन कौन, वीटो का क्या मतलब है, और ये 5 देशों के पास होते हैं। यहाँ पे ये 5 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो, उसके अलावा 10 लोग होते हैं, ये क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं, गैर अस्थायी सदस्य होते हैं, इनके पास वीटो की शक्ति नहीं होती है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी द्वारा चुने गए 10 गैर अस्थायी सदस्य, वही यहाँ पे बताया कि कौन कौन से शामिल होते हैं। तो 10 गैर अस्थायी सदस्य, 5 अस्थायी सदस्य। ये 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं, इनके पास वीटो की शक्ति नहीं होती, जबकि 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो की शक्ति होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भारत ने अभी तक यूएनएससी में कितने बार सेवा दी है, या कितने बार इसको अध्यक्षता की लेकर के चला है इसको, तो 8 बार। 2021-22 वाला जो कार्यकाल था उसको लेकर के, यहाँ पे 2011 बार तक लिखा गया, 2021-22 आप अपने से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले बताया जा चुका है कि 2021-22 को काउंट करेंगे तो 8 बार हो जाएगा। पहली बार कब की थी, तो 1950-51 में की थी, दूसरी बार 1967-68, तीसरी बार 1972-73, फिर 1977-77, 1984-85, 1991-92, 2011-12, फिर 2021-22, यानी 8 बार भारत ने इसकी अध्यक्षता की है, नॉन परमानेंट सदस्य रहते हुए भी। यहीं तक रखते हैं आज का आर्टिकल। अगर बोलने में कुछ गलती हुई तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू।